May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, sir. You can remove the mask. Comfortable? Yes. इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है, जी सर. तो आप अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड को दें. सर मेरा नाम कृष्णकांत कनवाड़ी है. मैं राजस्थान के नागौर ज़िले से आता हूँ. सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई. उसके बाद मैंने डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से अपनी MBBS पूरी की. सर दिल्ली में मैंने एज ए जूनियर रेजिडेंट वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में काम किया है. उसके अलावा मैंने मेडिकल ऑफिसर के रूप में दिल्ली में काम किया है. सर मेरा इंटरेस्ट है वो क्रिकेट खेलने और रनिंग में है. तो अभी आप कुछ ऐसी सेवाएं डॉक्टर के उसमें दे रहे हैं या छोड़ दी हैं आपने? सर अभी मैंने छोड़ दी. क्यों? सर मुझे सिविल सर्विसेज में आना था, तो सर मैंने बीच में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन किया था. 2021 में आप क्या कर रहे थे? खासकर मैं कोविड पीरियड को पूछना चाहता हूँ. उस समय आपने क्या किया? तैयारी में ही थे या कुछ? सर एज ए मेडिकल ऑफिसर में इम्यूनाइजेशन में पोस्टेड था दिल्ली में. अच्छा, उस समय आप काम कर रहे थे? जी सर. अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 10 साल लगभग अगर हम पूरी तैयारी की यात्रा देखें तो एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशन में थे और हालात ऐसे हैं जिसमें इंडिया को बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं एक अच्छे डॉक्टर्स की, फिर भी आप रोल चेंज करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं अपने स्पेशलिस्ट प्रोफेशन से एक जनरलिस्ट प्रोफेशन की ओर. तो जरूर कुछ आपने सोचा होगा, जरूर कुछ सपना होगा आपको जिसको आप साकार करना चाहते हैं. मुझे 3 ऐसी बिग पिक्चर दीजिए जिसके कारण आप इतने साल का समर्पण करके आप इस सर्विस में आना चाहते हैं. सर सिविल सर्विसेज में जो आने का मेरा कारण है वो है सर, सिविल सर्विसेज का जो समाज पे लेवल ऑफ इम्पैक्ट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है सर. उसके अलावा सर सिविल सर्विसेज का जो सोशल रिकॉग्निशन है वो है. उसके अलावा सर करियर प्रोग्रेशन के अच्छे अवसर होते हैं सिविल सर्विसेज में. सर इन्हीं कारणों से मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ. अच्छा, मान लीजिए जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आपको एज ए DM, आप IAS भी बन गए, DM भी बन गए, और चूंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करनी पड़े कि स्पेशल स्टेटस में आपको नागौर का ही DM बनाया जाता है. क्या करेंगे आप? कुछ ऐसा जिससे आपका विजन रिफ्लेक्ट हो. सर नागौर में जो समस्याएं हैं जैसे कि पानी की समस्या है, और पानी में भी सर उपलब्धता के अलावा जो अशुद्धियाँ हैं उनकी समस्या है सर, उन पे काम करना चाहूँगा. उसके अलावा जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है, जैसे कि महिला लिटरेसी लेवल बहुत कम है, वहाँ पे 52% है. उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज हो रही है, उसके अलावा सर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है सर, ये एक इशू है. उसके अलावा सर नागौर में जो हेल्थ इश्यूज है तो सर उन पे काम करना चाहूँगा. वहाँ पे जो सब सेंटर है PSC लेवल पे है, तो वहाँ पे जो चिकित्सकों की उपलब्धि, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है. उसके अलावा सर जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो सर इन सभी समस्याओं पे मैं काम करना चाहूँगा. अच्छा, अभी जैसे आपने फोर्टिसाइड की बात की, एक समस्या रही है हरियाणा से लेकर पश्चिम उसमें, और आप चूंकि डॉक्टर भी हैं और मान लीजिए ऐसा मौका मिलता है कि अथॉरिटी भी आपके पास प्रशासनिक आ जाती है, केवल अगर इस विषय को रोकना हो तो कैसे आपका रोड मैप क्या होगा कि फोर्टिसाइड को रोकें और 6 रेशियो की जो अनुपात है उसको बढ़ा सकें? सर इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज करनी होगी. उसमें जो PCPNDT एक्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा. तो जो भी उसके लिए सर एक मुखबिर योजना है जिसमें जो भी फीमेल है वो ऑप्ट करती है तो उनको सर इनाम दिया जाता है उसके लिए, तो मुखबिर योजना है. उसके अलावा सर जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस में पाया जाता है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो. उसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान है. राजस्थान में जो पीपलांतरी जो गांव है वहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं बेटी के होने पे, तो ये सर इन कारणों से इन वजह से सर एक अच्छा मैसेज जाता है. तो सर इसकी वजह से सर इम्प्रूव हुआ भी है अभी रेशो. अच्छा, अभी चूंकि पिछले कुछ वर्षों में पेंडेमिक एपिडेमिक इन सब का बड़ा प्रभाव रहा और जिसके कारण हेल्थ सेक्टर भी हमारा उस पर आया, हमारी लर्निंग्स क्या क्या रही? मेडिकल सेक्टर ने क्या क्या सीखा, हमारे हेल्थ सेक्टर ने क्या क्या सीखा? सर कोविड पेंडेमिक की वजह से एक तो ये पता लगा कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी इतना वो जो ओवरबर्डन्ड है सर उसको. उसके अलावा हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें एपिडेमियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा ताकि हम पहले से पता लगे, जिसके लिए वन हेल्थ अप्रोच यूज कर सकते हैं. इसके अलावा सर प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें क्योर की बजाय, ताकि हम पहले ही ट्रीट कर सके पेशेंट को. इसके अलावा सर हमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, टेलीमेडिसिन है, इनका यूज बढ़ाना होगा सर हमें. अच्छा, कार्बिन बे डिक्लेरेशन सुना है?
कार्बिन बे घोषणा? सॉरी सर, इसके आइडिया नहीं। अभी राजस्थान, आप जहाँ से हैं, उस राज्य ने पिछले कई सालों से, लेकिन इस बार के बजट में एक ऐसा प्रावधान किया है जिससे पूरा देश सीख सकता है हेल्थ के सेक्टर में। क्या लगता है, हेल्थ में क्या राजस्थान ऐसा कर रही है जो इससे पूरा देश लर्न कर सकता है? सर चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, जो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। तो सर एक ये राइट टू हेल्थ है, उसकी दिशा में एक कदम है। राइट टू हेल्थ दिशा में कुछ और चीजें, एक तो ठीक है इंश्योरेंस तो अब हम लोग भी कई तरह से नेशनल और सेंट्रल लेवल पे भी दिया जा रहा है, लेकिन ये बात मैं आपकी कन्विंस हूं कि राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ता हुआ कदम राजस्थान ने देखा। क्या क्या ऐसा राजस्थान कर रहा है जो राइट टू हेल्थ की ओर बढ़ता कदम दिख रहा है, एक इंश्योरेंस के अलावा? सर टेलीमेडिसिन पे राजस्थान फोकस कर रहा है अभी। इसके अलावा जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ी है। अभी राजस्थान में पीएचसी लेवल पे देखें तो 6% ही वैकेंसी है। उसके अलावा सर जो मेडिकल में जो एडमिशन लेते हैं उनमें सर रिजर्वेशन दिया है उनको, ताकि, और उसके अलावा उनसे बॉन्ड साइन करवाते हैं ताकि वो PCSC पे जाके काम कर पाए, ताकि उनको स्पेशलाइज लोगों को सर्विसेज मिल सके। सर अभी मुझे इतना ही आइडिया है। अच्छा, आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज किया है ना? अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो उद्विकास है, थोड़ा उसको एक क्रम बताइए, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे? सर ह्यूमन इवोल्यूशन है वो सर इसका जो स्टार्ट मानते हैं वो सर है ना, अभी तो इसका सर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को वहाँ से देख सकते हैं। एप है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो हेबिलिस आए, उसके बाद में होमो इरेक्टस है, फिर निएंडरथल है, उसके बाद में जो होमो सेपियंस आए। तो सर ये ह्यूमन इवोल्यूशन की एक सीरीज है सर ये। अभी एक किताब आई है सेपियंस करके, जी सर। पढ़ा है आपने उसको? सर मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी मैं उसको पढ़ूंगा। पर वन ऑफ द बेस्ट बुक, और बहुत अच्छे से कुछ बता पाएंगे जहाँ तक पहुँचे हैं आप? कैसे, मुझे लगता है हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और इवन सबको ही वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। क्या बेसिक चीज उसमें अगर सार कहा जाए तो उस किताब का, चूंकि आप पढ़ नहीं पाए हैं, पर फिर भी क्यों आकर्षित हुए आप उस किताब को पढ़ने के लिए? सर ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसका प्रैक्टिकल जो आज से कैसे वो रिलेटेड है, कल्चर है जो, और हमें आज क्या सीख सकते हैं ताकि हम आगे फ्यूचर में उस ध्यान रखें इसका कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। सर जो मैंने पढ़ा उससे मैंने सर यही सीखा है। अच्छा, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह यूज कर रहे हैं, आपके मेडिकल साइंस में भी कर रहे हैं, अगर इसकी जरूरत से ज़्यादा यूज होने लगे तो फायदे तो हैं कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जा रही है, पर इसके 2-3 नुकसान क्या देखते हैं? अगर हमने लगभग अपने सारी जगहों पर AI को बढ़ावा दिया तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सर एक तो जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है सर उसमें इमोशनल एस्पेक्ट होता है, तो AI में वो नहीं रहेगा। उसके अलावा सर जो डेटा को लेके सिक्योरिटी है सर, उसको लेके वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है जो सर, उसको लेके एक इश्यू हो सकता है। उसके अलावा सर जो हमारी ओवर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी उस पर, तो सर वो एक खतरा है। अच्छा, अभी फिर हम सुन रहे हैं कि 4th वेव आ सकती है, और केसेस आपने पढ़े आज दिल्ली में क्या केसेस हैं, कितने केसेस हैं? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं। पहले हमने वैक्सीनेशन कराया, फिर हम बूस्टर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इस तरह के बूस्टर लगते रहेंगे, और फिर 4th वेव की बात आ रही है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और आपकी क्या ओपिनियन है कि इस तरह के वेव्स और इस तरह की चीजें आए तो हम लोग या एक आम नागरिक किस तरह रहे? सर सबसे ज़रूरी है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो अभी भी जो केसेस देखने को मिले हैं उसका एक रीज़न यही बताया जा रहा है कि लोगों ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, मास्क पहनना कम कर दिया है, वो रीज़न है। उसके अलावा सर हमें वैक्सीनेशन कवरेज है वो जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा ताकि हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ सकें। और सर जब तक ये नहीं होगा तब तक रेप्लिकेशन होता रहता और उससे म्यूटेशन होता रहेगा, और हमें बार बार नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। और सर जैसा कि इन्फ्लुएंजा में भी हो ही रहा है, ये हर साल नई वैक्सीन बनती है उसमें। तो सर ये हम सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ही एक अभी तरीका है इसको। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो ये आजकल उसने यूक्रेन वॉर की वजह से स्टूडेंट्स वापस आ गए, कुछ बीच में हो रहा था, ये सब कि इनकी एडुकेशन बीच में छूटी है, सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में आप 2 चीज़ों को फोकस करते हुए हमें बताएं। नंबर 1 इज़ वेदर वी हैव
inadequate medical education facility or inadequate medical facility should be increase। और इन लोगों का जो आय है इनके बारे में, आपकी फैटर्निटी के लोग हैं, इनके बारे में सरकार को कुछ क्या कदम उठाने चाहिए? सर पहला तो ये जो आपने सवाल किया उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हमने सीट्स बढ़ाई है। अभी पिछले जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और सब 89,000 के अराउंड सीट्स है। और सर ये सर सीट्स पिछले 5 से 7 सालों में देखें तो लगभग 60% सीट बढ़ी है। तो सर एस्पिरेंट भी बहुत बड़े हैं। और जो यूक्रेन से जो आए हैं उनके लिए सरकार ने एनएमसी ने गाइडलाइन जारी की है, जो जिनकी इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, जिनके एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है, इंटर्नशिप बाकी है वो। और उसके अलावा जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र ने भी स्टार्ट किया है। और सर इसके लिए अभी सरकार बात कर रही है हॉस्पिटल से मिलके, ताकि इनके एजुकेशन पे फ़र्क ना पड़े। If you are a medical student और medical बैकग्राउंड राजस्थान परिवेश के आते हैं, राजस्थान में बड़ा फेमस हुआ था एक डिस्ट्रिक्ट जिसने उसमें कोरोना में बहुत बढ़िया काम किया था। एनीथिंग उसके बारे में कुछ विचार रखते हो, या उसके इफ़ यू आर ए डीएम ऑफ दैट एरिया व्हाट काइंड ऑफ सजेशंस यू वुड मेड इन योर डिस्ट्रिक्ट? सर भीलवाड़ा मॉडल है वो काफ़ी फेमस हुआ था। क्या था वो? सर वहाँ पे एग्रेसिव टेस्टिंग की गई थी, ट्रेसिंग की गई थी। इसके अलावा जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ है वो उनके घर तक पहुँचाई गई थी, ताकि जो केसेस था उनको कंटेन कर सके और जो नए केसेज आ रखे उनका टाइम पे पता लगा के उनको क्वारंटाइन और आइसोलेट कर सके। अगर ये तो सब हो गया, अब आप डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं और राजस्थान में ही हैं, व्हाट वुड यू ब्रिंग न्यू थिंग्स? उसमें कहीं कमी रह गई हो या नया आपका कुछ आइडिया हो, आप अपना हिसाब से चल रहे हो कि मैं अगर यहाँ डीएम लगूंगा इन चीज़ों को और इम्प्रूव करूंगा और इसको 3 महीने के बजाय 1.5 महीने में ख़त्म कर दूंगा? सर जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है, आशा है, एएनएम है, उनको यूज कर सकते हैं। जो ट्रेसिंग है उसमें, उसके अलावा उनको वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है जो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन का, क्योंकि लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत थी। उसके अलावा लोगों में एंजाइटी भी हुई, तो उसको उससे डील करने के लिए सर हम ये कर सकते हैं। और सर हमने जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं ताकि आगे के लिए हम तैयार रहें। उसके लिए सर ऑक्सीजन के यूज़ के लिए ऑक्सीजन नर्स का कंसेप्ट है वो ला सकते हैं। तो सर मैं यही सुझाव देना चाहूँगा। ये अब थोड़ा सा इससे बाहर निकला जाए, एनी फीमेल फेमिनिस्ट इन द वर्ल्ड, एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा मिलता हुआ सवाल पूछ रहा हूँ, जिन्होंने वर्ल्ड में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से जो फीमेल के संदर्भ में, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा थी, ऐसी कोई कुप्रथा को खत्म करने के लिए लीड रोल प्ले किया? सर सावित्रीबाई फुले। अब नाउ कमिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, हमने इतना नहीं ज्ञान है लेकिन हमें आप समझाएंगे जरूर। इम्पैक्ट ऑफ वेदर कंडीशंस का ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर क्या असर होता है इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, ग्रोथ, थॉट्स, ब्रेन, बॉडी, ऑल दीज थिंग्स, इसके ऊपर 1-2 मिनट हम लोगों को समझा सकते हैं विद सम एग्जांपल? सर जो अलग अलग वेदर कंडीशन है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड है, उनमें अलग अलग इम्पैक्ट होता है। उसी हिसाब से जैसे उनमें जो हिमेटोक्रिट है, जो उनकी चेस्ट की साइज़ है, जो उनकी लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जो जैसे जो बहुत ही कोल्ड कंडीशन में रहते हैं सर, उनकी बॉडी की साइज़ अलग होती है। जैसे कि उनके जो हैंड है वो छोटे होते हैं, उनकी बॉडी की साइज़ बड़ी होती है। उनका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है सर उनका सरफेस एरिया। तो ये, और जो गर्मी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं सर, उनका सरफेस एरिया कम होता है ताकि हीट जो है वो कम से कम इवेपोरेट हो। सर ये कुछ डिफरेंसेज हैं। आप जो एंड्योरेंस रनिंग की बात कर रहे हैं, इससे मतलब क्या समझते हैं? अगेन एज ए डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्योरेंस रनिंग? सर ये एक एरोबिक एक्सरसाइज है। हमें नहीं मालूम किसी को। सर एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें मिनिमम 3 किलोमीटर तक आप बिना रुके हुए रनिंग करते हो। इससे क्या मसल्स को क्या असर होता है? व्हाई डू यू कॉल इट एंड्योरेंस? हम तो कहते हैं 3 किलोमीटर रनिंग है। आई कैन से इट लाइक दिस। व्हाई डू यू से एंड्योरेंस रनिंग? सर इसमें एंड्योरेंस जैसे कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति, बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी से थोड़ा सा समझा सकते हैं?
सर ये कार्डियोवेस्कुलर जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, और उसके अलावा सर ये एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड को एलिवेट करने में काम आते हैं। इसके अलावा जो मसल्स है, तो सर इसमें मसल्स है जो बॉडी की मसल्स है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग है, उसके अलावा जो रेक्टस फीमोरिस है, वास्टस मीडियलिस है, ये सब का सर बहुत सारी मसल्स का इसमें रोल होता है। लास्ट क्वेश्चन, एनी फेमस क्रिकेटर जिससे आप बहुत प्रभावित है और हमें भी प्रभावित होना चाहिए? कैन यू मेक अ कन्विंस कि ये सबसे बढ़िया क्रिकेटर आज की डेट में रहा, वर्ल्ड में, इंडिया में, कोई भी नाम? सर बहुत सारे क्रिकेटर, पर अगर एक को चूज करना हो तो सर महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, तो ये उनका एक ट्रेट है जो हम सब सीख सकते हैं। ओके, आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। जी सर। तो एंथ्रोपोलॉजी में जीएस घुरी का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर उन्होंने कास्ट के बारे में बताया था, कास्ट के जो 6 कैरेक्टरिस्टिक है वो उन्होंने दिए थे सर। ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी याद आ रहा है। क्या क्या 6 कैरेक्टरिस्टिक थे? सर एंडोगेमी होती है कास्ट में, इसके अलावा सर जो इनहेरिटेंस है वो है, उसके अलावा हायरार्की है। अच्छा, रेस, कास्ट और ट्राइब्स में डिफरेंस करना तो कैसे करेंगे? प्रजाति, जाति और जनजाति में। सर जो ट्राइब्स होती है उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि साइनेस विद दूसरों के साथ में कांटेक्ट में, उसके अलावा जो उनके डिस्टिंक्ट उनका कल्चर अलग होता है, एक ही कॉमन नेम होता है उनका, जो उनके रहने का स्थान है वो। उसके अलावा जो रेस है सर, रेस को उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे बांटा गया है सर उनको। 3 रेस में 3 जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है। उसके अलावा जो कास्ट के फीचर है, कास्ट में सर ये जो बताया मैंने अभी, एंडोगेमी है, हायरार्की है, तो सर ये डिफरेंस है। तो रेस और कास्ट में हमको अगर अंतर कर, अच्छा वर्ण भी इसमें शामिल कर लें, वर्ण और कास्ट में क्या डिफरेंस है? सर वरना एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें 4 में बांटा गया है, तो सर उसी के अंदर बहुत सारी कास्ट है, तो वरना सर एक ब्रॉडर कैटेगरी है। सॉरी सर, वर्ण अलग है या उसी के अंतर्गत कास्ट है, या कास्ट और वर्ण पूरी तरह अलग हैं? सर वरना ब्रॉडर कैटेगरी है और जो कास्ट है वो रियलिटी है सर, जो रियल कैटेगरी है। अच्छा, ट्राइबल पंचशील क्या है? सर ट्राइबल पंचशील है जो 5, उसके अंदर पंचशील है सर। पहला ये कि हमें जो ट्राइब्स है उनको उन्हीं के हिसाब से हमें उनको डेवलप होने देना चाहिए। दूसरा है उसमें सर उनको ओवर एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। तीसरा है सर उनके जो फॉरेस्ट और लैंड में जो उनको राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चौथा है सर उनके जो खुद के लोग हैं उनको हमें ट्रेन करना होगा ताकि वो खुद का डेवलपमेंट आगे खुद कर सके। इसके अलावा सर जो 5वां है कि जो ट्राइब्स में हम जो स्टेप्स लेते हैं उनको उस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कितना पैसा खर्च हुआ और क्या रिजल्ट आए, बजाय उनका कितना डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पे हमें उनको जज इस करना संदर्भ में चाहिए। एक उपवन का कॉन्सेप्ट आई थी, किसी ने दिया था? सॉरी सर, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी गई थी। जी सर, किसने दी थी? वेरियर एल्विन ने दिया था सर ये कंसेप्ट। क्या थी वो? सर उन्होंने बोला था कि जो मेन स्ट्रीम है उनसे उनका कांटेक्ट होगा तो उनमें चेंजेस आएंगे, तो इसलिए उनको उनसे पृथक रखा जाए ताकि जो उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये वेरियर एल्विन की जो कॉन्सेप्ट थी वो कितनी सही है आज की दृष्टि में? सर उनको बिल्कुल अलग रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनसे अलग नहीं रखना चाहिए। उसके लिए बाद में कॉन्सेप्ट लेके आए थे इंटीग्रेशन का, तो सर वो ज़्यादा रेलेवेंट कंसेप्ट है, क्योंकि उनको हम तैयार करें, उनको हम हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, बजाय उन पर इम्पोज करने के लिए। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस में क्या रिलेशन है? सर जो मेडिकल की जो ब्रांचेज है जैसे कि फॉरेंसिक है, उसके अलावा जो सर एंथ्रोपोमेट्री है ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा सर एंथ्रोपोलॉजी है वो मेडिकल साइंस को हेल्प भी कर सकता है, जैसे डिजीज़ का जो सोशल है और जो कल्चरल बैकग्राउंड है। जैसे कि हम देखें जो बच्चों में डेथ का मुख्य कारण होता है वो डायरिया होता है, लेकिन डायरिया के पीछे जो कारण है वो सोशल और कल्चरल कारण है। तो सर जो हेल्थ को होलिस्टिकली समझने में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प कर सकता है। एक कहावत कही जाती है, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी आधुनिक समाज का अध्ययन करती है उसी प्रकार समाजशास्त्र अतीत के समाज का अध्ययन करता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी आधुनिक समाज का अध्ययन करती है उसी तरह समाजशास्त्र जो है अतीत के समाज का अध्ययन करता है। सर एंथ्रोपोलॉजी में जो प्रिमिटिव है सभी सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है।
जबकि सोशियोलॉजी में सर मॉडर्न सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो अभी के रिलेशंस है, जैसे कि रिलीजन है, पॉलिटी है, उनकी इकोनॉमी, उनको स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में सर बायोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चरल, सभी एस्पेक्ट और जो टाइम और स्पेस में स्टडी किए जाते हैं सर। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी अतीत के समाज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जरा से इसको मैं समझना चाहता हूँ कि इस कथन का मतलब क्या है। सॉरी सर, मैं आपके कथन से डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री करते हैं? चलिए, जब समझा नहीं तो डिसएग्री कैसे कर दिया? सर, जो एंथ्रोपोलॉजी है सर वो पुरानी सोसाइटी का अध्ययन करता है, जबकि सोशियोलॉजी है सर वो मॉडर्न सोसाइटी का अध्ययन करता है। ठीक है। अक्सर आप चूँकि मेडिकल रेजिडेंट भी रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में मारपीट हो जाती है और बहुत तनाव की स्थिति आ जाती है। कई बार डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आप डीएम बनते हैं, आपने भी कई बार इस समस्या को फेस किया होगा, ठीक है ना? तो इस समस्या का समाधान एज ए डॉक्टर कैसे करेंगे? सर, जो इस समस्या के जो कारण है उन पे हमें काम करना होगा। जो कम्युनिकेशन गैप होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सर उस पर, क्योंकि अगर पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में उसके अटेंडेंट्स को अगर बता दिया जाएगा तो वो सर ऐसी सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऐसी सिचुएशन होती है वो इमरजेंसी में होती है, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट है वो इमोशनली चार्ज होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सर अभी एनएमसी एक गाइडलाइन लेके आई है, एडकॉम है जो कुरिकुलम में, उसमें एथिक्स और कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है। तो सर इससे ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी लॉन्ग टर्म में। सपोज दैट, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, एक जगह जो है आप हॉस्पिटल का दौरा किए, मान लीजिए आप डीएम हैं और एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहाँ पर आपने देखा कि सारे डॉक्टर्स, कोई अपना लंच कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है और मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और आपने डॉक्टरों को थोड़ा टाइट किया कि भाई सही से रहिए, आप लोग, पेशेंट की लाइन लगी हुई है, ठीक से मरीजों को ट्रीट करिए। तो डॉक्टरों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप तो हमारे साथ डिक्टेटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और डॉक्टरों ने मरीज़ देखने के बजाय स्ट्राइक कर दिया और आपके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा दिया, आपका बाइकआउट कर दिया। एक तरफ मरीज़ परेशान हैं, कुछ मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं, डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, और वो आपको ही हटाने की मांग कर रहे हैं कि ऐसे डीएम हैं जो डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं, इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। ये सिचुएशंस आती है तो कैसे मैनेज करेंगे? सर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम जो डॉक्टर हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे बात करेंगे और जो उनके सीनियर्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि उस समय सर मेडिकल सुविधाएं बहाल होना ज़रूरी है ताकि लोगों को नुकसान ना हो उसमें। और सर इसके लिए हम बाद में सर अगर कोई कमेटी होती है तो कमेटी बना सकते हैं उसके लिए, और सर उसमें हमारी बात रख सकते हैं। कैसे डॉक्टरों को मनाएंगे? ज़रा सा, आप खुद डॉक्टर हैं तो कैसे मनाएंगे, ज़रा सा बताइए। सर उनको बताएंगे कि जो डॉक्टर है उसका पैसा क्या है, उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ ली होती है, तो उसमें उसका यही एसेंस है कि फर्स्ट डू नो हार्म, तो पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो अगर वो काम नहीं करते इस वजह से, तो सर उनकी नाराज़गी एडमिनिस्ट्रेशन से है, उनकी नाराज़गी पेशेंट से नहीं है, तो सर उसकी वजह से पेशेंट्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो उनका इशू है, ये उसके बाद में भी वो अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकते हैं, उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, बजाय कि अपनी काम छोड़ने के। अच्छा, हिपोक्रेटिक ओथ की बात हो रही थी, तो अभी नेशनल जो मेडिकल कमीशन बना है इंडिया में, उसने एक सुझाव दिया कि हिपोक्रेटिक ओथ के बजाय किसी और के नाम पर भारत में ओथ दिलाई जाए। बता सकते हैं? जी सर, चरक शपथ। ठीक है, थैंक यू। कृष्णा जी, आपका जो सब्जेक्ट है वो एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं मानव का उद्विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। एक वर्ड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो ये मानव विकास और मानव उद्विकास में क्या अंतर है? सर जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो उसमें सर हम दोनों बायोलॉजिकल और कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो दोनों हम पढ़ते हैं इसमें, कि जो ह्यूमन की बॉडी में जो चेंजेज आए हैं, जो ह्यूमन के कल्चर में जो चेंजेज आए वो, और ह्यूमन डेवलपमेंट है सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर, पर जो मैं सोच पा रहा हूँ वो सर जो कल्चरल डेवलपमेंट है सर, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या अंतर है? सर ग्रोथ में साइज बढ़ती है, डेवलपमेंट में सर जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल होती है वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट, जो टिश्यूज़ में चेंज होती है। तो सर अभी मैं इतना सोच पा रहा हूँ। ओके।
अच्छा, मानव का जो विकास है, ह्यूमन जो इवोल्यूशन है, वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? अगर इतिहास के नज़रिए से देखें मानव का उद्विकास और उसी मानव के उद्विकास को हम एंथ्रोपोलॉजी में देखें, तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जो सर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं कि कौन किसके बाद में आया है। इसके अलावा सर हम जो एंथ्रो में पढ़ते हैं उसमें क्रोनोलॉजी के साथ साथ में हम जो बायोलॉजिकल और उसके सोशल है, कल्चरल एस्पेक्ट वो भी पढ़ते हैं, जो आर्कियोलॉजी है। तो सर ये एक सर उसमें होलिस्टिक जो एस्पेक्ट है वो है सर इसमें। क्या आप ऐसा नहीं मानते कि इतिहास में हम आर्कियोलॉजी वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जो उसके कल्चरल एस्पेक्ट हैं हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते? सर उनका जो रिलेशन है वो जो जैसे कि इकोनॉमी है, पॉलिटिकल जो है रिलेशंस है सर, वो हम नहीं पढ़ते कि उसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों है, उसका आज इम्पोर्टेंस क्या है, वो सर हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम आपने सुना होगा, HDI का, उसमें भारत काफ़ी पीछे है और लगातार हमारा प्रयास है कि हम उसमें आगे आएँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम मानव विकास का जो सूचकांक है उसमें आगे आएँ? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें तीन इंडिकेटर्स है, उस पर जज किया जाता है। तो उसमें सर हम हेल्थ और एजुकेशन उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट के नाते मैं कहूँगा कि जो हेल्थ में जो लोकल जो रिसोर्सेज है, जो लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनका सर यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हम हेल्थ में और फोकस कर सकें। और एजुकेशन में सर जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, वहाँ के जो कल्चर है, उनको जैसे ट्राइब्स है, उनको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाना चाहिए ताकि वो उनसे रिलेट कर पाए। जो उनके लोकल टीचर है सर, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए हमें, ताकि हम हेल्थ और एजुकेशन में फोकस कर पाएँ। और आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या काम है आशा का? सर आशा है हेल्थ केयर और कम्युनिटी के बीच में एक मीडियम की तरह काम करती है। जो भी हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो उन तक पहुंचाती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करती है, उनके जो फैमिली प्लानिंग है उसमें हेल्प करती है। अक्सर भारत जैसे देश में जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, खास करके दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, इन शहरों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन अगर हम वहीं रूरल इंडिया देखें, ग्रामीण भारत, तो वहाँ पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ये जो गैप है, इस गैप को हम किस तरीके से भर सकते हैं? सर इसके लिए हमें, क्योंकि हमारा जो हेल्थ एजुकेशन है वो टर्सरी बेस्ड रहा है, तो हमें जैसे कि अभी NMC लेके आया है जो नई कुरिकुलम में, उसमें कम्युनिटी हेल्थ का जो प्रावधान किया गया है, इससे इम्प्रूव होगा। उसमें किसी भी एक विलेज को अडॉप्ट करना होगा, वहाँ पे स्टूडेंट की ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा जो राजस्थान ने और जो महाराष्ट्र ने किया है कि जो रिजर्वेशन दिया है PG की सीट्स में, उसके बाद में उनको 5 साल के लिए वहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। तो इससे सर अभी बड़ा है उनका जो वहाँ पे प्रेजेंस है। इसके अलावा सर हम टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो बेटर जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज स्पेशलाइजेशन है वो पहुँचा सके। इसके अलावा सर जो PPP मोड है, उस पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। क्रिकेट आपकी हॉबी है, क्रिकेट आप खेलते हैं। भारत में क्रिकेट को धर्म का दर्जा प्राप्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि धर्म हम कहते किसे हैं, और क्या उन पैमाने पर, उन मानक पर क्रिकेट वाकई में एक धर्म है? सर धर्म में ये होता है कि जो बिलीफ सिस्टम होता है किसी भी उसके बारे में, तो सर वो बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे हम धर्म बोलते हैं। अगर तो सर क्रिकेट को हम धर्म बोलने का सर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो रीज़न है कि इसमें जो सभी जो कम्युनिटीज़ है, सभी लोग हैं, वो एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ में आते हैं। एक जो सद्भावना है, सौहार्द है, वो सर बढ़ता है। इस वजह से क्रिकेट को एक धर्म बोला जाता है। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि धर्मों को लेकर के सद्भाव की बजाय टकराहट हो रही है, तो कैसे हम उसको धर्म की परिभाषा के रूप में रखेंगे? सर जो ये टकराहट हो रही है, कुछ एलिमेंट्स है जो सर उनकी वजह से ये हो रहा है और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो हम ये सर लार्जली नहीं बोल सकते कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए, आखिरी सवाल। अभी पिछले 2 साल से कोविड महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है और भारत भी उससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आगे इस तरह की अगर कोई महामारी आती है, उससे निपटने के लिए आपके पास कोई 2 या 3 मौलिक सुझाव आप दीजिए, जो जनरली हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट की तरफ से सुनते हैं, वो नहीं, आपकी तरफ से मौलिक कोई 2-3 सुझाव कि ये हमें भविष्य में ध्यान रखना चाहिए।
सर एक तो हमें वन हेल्थ पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो नई डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ आ रही है वो जूनोसिस के रूप में आ रहे हैं। तो हमें जो है, जो ह्यूमन है और एनिमल है और एनवायरनमेंट है, इन तीनों पे एक साथ फोकस करना होगा। इसके अलावा सर हम जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुष है, उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है सर, ताकि हम प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट पे काम कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबोलिज्म, प्रतीकों का महत्व समाजशास्त्र का, एंथ्रो का, साइकोलॉजी, सब पे बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय रहा है। आप मानते हैं प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं मानव चिंतन में? जी सर। अभी जो वर्तमान सरकार है, इसका एक प्रयास है कि ऐसे प्रतीक जो हमारी पहचान नहीं रहे हैं उनको बदला जाए और ऐसी चीज़ों को लाया जाए जो हमारी संस्कृति या हमारी धरोहर रहे। कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी आपसे बताया हिपोक्रेटिक ओथ की जगह चरक ओथ ली जा रही है। क्या ये ठीक है? एक बड़े संदर्भ में ऐसा किया जाना, भाई एक समाज ये कहता है कि 600-500 वर्ष से तो ये चीज़ें चली रही हैं, उनको बदलकर उससे भी पहले की चीज़ों को लागू करने से हमें क्या हासिल होगा? सर मेरे हिसाब से एक ठीक दिशा में लिया गया कदम है, क्योंकि इससे हम जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारी रूट्स है, उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे सर इसमें इंडियनाइज सिस्टम, जो हमारा इंडियन एलिमेंट है वो आता है, और सर ये हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है इससे हमारा। तो सर उस कंटेक्स्ट में सर ये एक ठीक कदम है मेरे हिसाब से। आपके राजस्थान से ही प्रयास शुरू हुए, बहुत सारे इतिहास के विषय को भी चेंज करने की बात की जा रही है। तो एक तो बात किया रूट से, और भी कोई आयाम बता सकते हैं कि क्यों इसको किया जाना चाहिए और सरकार सही कर रही है, परसेप्शन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है? कोई एक और पॉइंट? जस्ट सर इससे जो एम्पावरमेंट होता है, जो हमारे जो कल्चर के प्रति जो हमारा जो कनेक्ट है, उससे सर जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सर एक रोल प्ले कर सकता है ये। अच्छा, जब लोग कहे जाते हैं मिथोलॉजी, जब हम बात करते हैं शल्य चिकित्सा की, सर्जरी की, तो आता है कि नहीं भारत में तो बहुत पहले से सुश्रुत साहब का नाम आ जाता है, और फिर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि देखिए गणेश भगवान मिथोलॉजी में थे और सर्जरी हम बात की बात उस समय था। इस तरह कॉन्टेक्स्ट में भी जब लोग कुछ चर्चा करते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि ये सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है, किसी ने अगर सोचा भी, भाई गणेश थे या नहीं थे हमारे विश्वास का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये जब भी पहली बार ये परिकल्पना आई, उस समय तक जब ऐसी सर्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसको किस दृष्टिकोण से सोचते हैं? कल्पना के दृष्टिकोण से या कोई वास्तविकता के दृष्टिकोण से? सर साइंस है वो एविडेंस्ड बेस्ड मेडिसिन है, तो सर साइंस उसी को मानता है जो जिसका कोई एविडेंस हो। सर एक माइथोलॉजी है तो सर एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो सर ये एक सर बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा मैं मानता हूँ इसको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। अभी अचानक नींबू के दाम, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं इस समय नींबू पीना, चूंकि गर्मी बहुत आ रही है और बहुत भाग गए, एक नींबू 20 रुपए 30 रुपए का भी मिल रहा है। क्या कारण रहे कि नींबू के दाम इतने बढ़ गए? पर्टिकुलर आई एम आस्किंग अबाउट लेमन, नींबू। सर नींबू की 3 फसल होती है, तो उनमें से सर जो पिछली फसल थी जो सर्दी में होती है वो बारिश की वजह से सर खराब हो गई थी, और उसके बाद में भी सर जो दूसरी फसल है सर वो भी उतनी अच्छी नहीं रही। तो इसकी वजह से जो नींबू का क्या सर स्टोरेज होता है लगभग 50% और 50% मार्केट में आता है, तो सर जो स्टोरेज है वो कम हुआ, तो इसकी वजह से सर ये दिक्कत हो रही है अभी। कुछ और इतना ही पढ़ा है, कुछ और भी देखा है, कुछ और सोचा है? पूरे सिट्रस फूड को लेकर एक बात आ रही है, साइट्रस फूड जितने हैं, और ज़्यादातर जो आप जानते हैं कि मेडिटेरियन भूमध्य सागर उसका बहुत बड़ा वो केंद्र है, आपने पढ़ा होगा, उसकी सप्लाई चेन क्यों टूटी है? कुछ सभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन ब्रेक हुई है पूरी। और कुछ? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हम लोग जब ये पानी पीते हैं तो कहते हैं मिनरल वाटर पी रहे हैं, और दुकानदार भी बेच देता है कि मिनरल वाटर। कौन से मिनरल होते हैं इसमें? हमें तो वाटर दिखता है, मिनरल क्या है इसमें? सर जो मिनरल सोडियम है, कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम है, सभी ये सब मिनरल्स की वजह से इसको मिनरल वाटर बोला जाता है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।